बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। दहशत गर्दों के हाथों यरगमाल बनाए गए जाफर एक्सप्रेस के तमाम मुसाफिर रिहा करवा दिए गए हैं और दहशत गर्द जिन्होंने ये हमला किया था वो तमाम दहशत गर्द जो वहां मौजूद थे वो मारे जा चुके हैं, जहन्नम वासिल कर दिया हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने। और 21 मुसाफिर जो हैं वो शहीद हुए हैं, जबकि इस ऑपरेशन में एफसी के 4 एहलकार भी शहीद हुए हैं। ये तमाम अदाद शुमार आईएसपीआर की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। ऑपरेशन की कुछ तफसीलात भी फराहम की गई हैं। अगर जाफर एक्सप्रेस में सवार 440 मुसाफिर जो हैं वो दहशत गर्दों के रहमो करम पर थे, और दहशत गर्द भी वो जो शकील कल्ब हैं, बेईमाना कार्रवाइयाँ करते हैं। बकौल डीजीएसपीआर उनका ना कोई दीन है, ना कोई मजहब है, ना उनका कोई इस्लाम से ताल्लुक है, ना कोई उनका बलूचिस्तान से ताल्लुक है, ना उनका कोई इंसानियत से ताल्लुक है। तो फिर जो हलाकतों की तादाद बताई जा रही है डीजीएसपीआर की तरफ से, क्या इसमें कोई मुबालगा आमेजी है? इस ऑपरेशन के हवाले से हमारे पास कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। गुज़श्ता रोज़ अपने व्लॉग में मैंने ये अर्ज़ किया था कि जनाब इस गाड़ी में 100 से ज़ायद जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो भी सवार हैं, और वो लोग हैं जो छुट्टियों पे जा रहे हैं या फिर उनकी ट्रांसफ़र हो गई हुई है, लेकिन वो वहाँ मौजूद थे इस गाड़ी में। और अब ये पता ये चला है, मैंने ये कल अर्ज़ किया था कि मुज़ाहमत की गई है गाड़ी के अंदर से। अब बीबीसी ने एक रिपोर्ट जो है वो चलाई है, जिसमें मुज़ाहमत करने वाले जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनमें से एक साहब का उन्होंने इंटरव्यू किया है। वो साहब बताते हैं कि जनाब जिस वक्त ये धमाका हुआ है तो उसके बाद जनाब हमारे पास जो ज़ाहिर है असला जो है वो बड़ा महदूद था। किसी के पास 40 राउंड थे, किसी के पास 60 राउंड थे, किसी के पास 50 राउंड थे। तो घंटा 1.5 घंटा हमने मुकाबला किया है। जब हमारा एमुनेशन जो है वो ख़त्म हो गया तो उसके बाद वो जो दहशतगर्द हैं वो आ गए डब्बों में, और फिर उन्होंने लोगों के शनाख्ती कार्ड देखे, बलोच उन्होंने अलग कर दिए, ख़वातीन अलग कर दी, बच्चे अलग कर दिए, और दीगर जो लोग थे वो अलग कर दिए, और जो सिक्योरिटी एहलकार थे उनको उन्होंने अलग कर दिया। उनको उन्होंने सिक्योरिटी एहलकार जो थे उनको उन्होंने घेरे में ले लिया, और फिर जो फौरी कार्रवाई हुई है इस पे उन्होंने जो मुतालबात रखे हैं इस पे फौरी इजलास होता है आला सतही। और ये जो मुसल्लह अफवाज के तमाम सरबराहान हैं वो जनाब आपस में राब्तों में थे, और वैसे तो 440 बंदा अगर यरगमाली बनाया हुआ हो दहशत गर्दों ने तो हाथ पांव फूल जाते हैं, उनके मुतालबात पे गौर शुरू हो जाता है। लेकिन मेरी इतला के मुताबिक फैसला किया गया, जो आला तरीन क़यादत है उसने ये फैसला किया कि जनाब इस मामले पे पूरी ताकत के साथ जवाब देना है, ब्लैकमेल नहीं होना, मुज़ाकरात वगैरह का जो मामला है ये डिस्कस ही नहीं होना। जिस ज़बान में वो बात कर रहे हैं उससे ज़्यादा सख्त ज़बान में उन्हें जवाब दिया जाएगा। अब उसके बाद एयरफोर्स वाले जो हैं वो हरकत में आके, जो एफसी है हमारी फ्रंटियर कांस्टेबलरी, वो जवान जो है वो सबसे पहले वहाँ पहुँचे हैं उस एरिया में, बोलान में। ये गाड़ी से निकाल के ये लोग उनको अलग ले गए टोलियों में, और सबसे पहले मैंने अर्ज किया कि ये सबसे पहले एफसी वाले वहाँ पहुँचे हैं। ये 12 किलोमीटर का जो इलाका है ना, एफसी वालों ने उसका घेराव किया। फिर ये घेरा जो है ये तंग किया गया, फिर ये 8 किलोमीटर तक आ गया, और उसके बाद 2 किलोमीटर का एरिया जो है वो मुकम्मल तौर पे घेर लिया गया। कोई परिंदा भी पार नहीं मार सकता था, ना कोई अंदर जा सकता था, ना कोई बाहर जा सकता था। और जब ये घेरा डाला गया और एफसी की तरफ से फायरिंग शुरू की गई तो फिर वो जो लोग थे उनकी तवज्जो जो है वो ज़ाहिर है उन्होंने भी अपनी जानें बचानी थी। जो दहशतगर्द थे वो भी कुछ लेके आए हुए थे ना, और बड़ा उनके पास असला था, उनमें खुद कुछ बमबार भी थे कुछ लोग। फिर जब वो एफसी की तरफ से ये कार्रवाई शुरू की, इब्तदाई तौर पे, इब्तदाई की मैं बात कर रहा हूँ, इब्तदाई तौर पे जब एफसी की तरफ से कार्रवाई शुरू की गई तो फिर उन्होंने जवाबी फायरिंग शुरू कर दी, और दहशतगर्दों ने जिन लोगों को यरगमाल बनाया हुआ था ना उनके दरमियान उन्होंने अपने खुदकुश लोग जो थे वो बिठा दिए। तो इसी दौरान जनाब बाकी जो फोर्सेस हैं वो, मैंने कहा ना कि 2 किलोमीटर आखिरी घेरा जो था वो 2 किलोमीटर का था, तो फिर वहाँ पे जो एसएसजी है, हमारे स्पेशल सर्विसेज ग्रुप जो है कमांडोज, वो उसमें चले गए।
एयर फोर्स वाले लोग आ गए, एयर फोर्स के फिर वो जो रात को देखने वाले आलात हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे थे, और एयर फोर्स की मुकम्मल जो है ये कवर हासिल था इन लोगों को जो ऑपरेशन कर रहे थे दहशतगर्दों के खिलाफ। तो फिर जो स्नाइपर्स थे उन्होंने हिट किया उन लोगों को जो खुदकुश थे सबसे पहले। अच्छा, दूसरा जो मैंने अर्ज किया ना कि जो लोग पकड़े गए थे, यरगमाली बनाए गए लोग थे, उनमें एक बहुत बड़ी तादाद जो थी ये सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों की थी। अब वो लोग नहत्ते मजदूरों की तरह तो होते नहीं, उनकी एक खास तरबियत होती है। उन्हें ये सिखाया जाता है कि ऐसे हालात में कैसे रिएक्ट करना है, कैसे घेरा तोड़ कर निकलना है। वो जो उनकी तरबियत है वो यहाँ काम आई है। मेरी इत्तला के मुताबिक वो लोग इस सूरत हाल से फ़ायदा उठा के भागने की उन्होंने कोशिश की है, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो जाने बचा के निकलने में कामयाब हुए हैं। कुछ लोग शहीद भी हुए हैं, 21 लोग। ये DGSPR का कहना है कि 21 लोग जो हैं मुसाफिर वो शहीद हुए हैं, और FC के 4 एहलकार जो हैं वो दहशतगर्दों के हाथों उनकी शहादतें हुई हैं। अब बताने वाले बता रहे हैं कि जनाब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जिसने भी ये जिम्मेदारी कबूल की है, या जो जिस भी तंजीम के कलदम तंजीम के ये लोग थे, उनसे भी कुछ गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से वो जो ऑपरेशन है वो ज़्यादा कामयाबी से हमकिनार हुआ है। वो गलतियां क्या हैं, वो कहते हैं ना, वो गलतियां जो है वो इस तरह ज़ेर बहस नहीं लिया जा सकती, क्योंकि मुस्तकिल में जो प्लानिंग होती है, ये जो गलतियां वगैरह हैं इनका सुधार जो है वो किया जाता है। तो ये हमारे जो अदारे हैं ये नहीं चाहते कि हम खुद कोई ऐसी बात करें जिससे उनको अंदाज़ा हो कि जनाब मुस्तकिल में ऐसी गलतियां नहीं करनी। जैसे जब ये तालिबान और अलकायदा वालों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुए थे तो ये पकड़े कैसे जाते थे, ये मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते थे, उससे इनकी लोकेशन ट्रेस होती थी और पकड़े जाते थे। बाद में इन्हें जब समझ आई, गिरफ्तारियां यके बाद दीगरें होना शुरू हुई, ऑपरेशन शुरू हुए, तो फिर उन्होंने वो मोबाइल फ़ोनों का इस्तेमाल जो है ना वो उन्होंने ख़त्म कर दिया था। कोई और उन्होंने वसाइल जो हैं, तरीके जो हैं, वो ज़राए जो हैं वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे। तो इस तरह इनकी एक गलती जो मैं बता देता हूँ कि ये जो शनाख्ती कार्ड देखने के चक्करों में पड़ गए थे ना, टाइम ज़ाया हुआ इनका, फौरी तौर पे निकल जाना चाहिए था। और दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि वो जो इलाका है दुश्वार गुजार इलाका है, अगर सिक्योरिटी फोर्सेस को वहाँ पहुँचने में टाइम लग रहा था, जब मुश्किलात दरपेश थी, तो वो जो अंदर थे, जो दहशतगर्द थे, उनके लिए भी वहां से निकलना जो मुश्किल था, उनके लिए भी उतना ही मुश्किल था। ये भी गलती हुई उनसे। बहरहाल बाकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनकी गलतियों का जो फायदा उठाया और जिस तेजी के साथ ऑपरेशन किया, बजाय इसके कि हाथ पांव फूल जाते, ये फैसला किया कि जनाब पूरी ताकत के साथ, पूरी कुव्वत के साथ इनका मुकाबला करना है और छोड़ना नहीं इनको। और दूसरा जो ये चाहते हैं ऐसी वारदातें करने वाले, जनाब त्यारा हाईजैक कर लिया या ट्रेन जो है वो अगवा कर ली, लोगों को यरगमाल बना लिए, इनका मकसद ये होता है, एक मकसद तो जो ये करते हैं दहशतगर्दी की वारदातें वो भी होता है इंसानी जानों का ज़ियां, दूसरा इनका मकसद होता है जनाब आलमी तवज्जो, इस मसले की तरफ आलमी तवज्जो जो है वो मबजूल करवाई जाए, वो हासिल की जाए। अब ये जो इन्होंने वारदात की है BLA वालों ने, उससे बजाय इसके कि इनके साथ कोई हमदर्दी पैदा होती, इनके इशू को कोई उजागर किया जाता आलमी मीडिया पे, ये इनको उल्टा पड़ गया। अब देखें, अमेरिका जो है उसने इस वाक़े की, जो दहशतगर्दी का वाक़या दहशतगर्दों की तरफ से जो किया गया, ट्रेन के अगवा का और यरगमाल का जो मुसाफिरों को यरगमाल बनाने वाला जो मामला है, इसकी अमेरिका ने मजम्मत की है। उसके सफारत खाने ने बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पे बयान जारी किया है और इसको दहशतगर्दी करार दिया है और इसकी मजम्मत की है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो BLA वगैरह है, ये पहले ही उसको हम दहशतगर्द डिक्लेयर कर चुके हुए हैं। एक बात होगी। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जनाब हमारी जो हमदर्दी है पाकिस्तानियों के साथ है और हम तज़ियत का इज़हार करते हैं जो ज़ख्मी हुए हैं, जो शहीद हुए हैं और मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इसी तरह का बयान चीन की तरफ से आया है। दो बड़ी ताकतें जो हैं वो इस वाक़े की जो दहशतगर्दों की तरफ से किया गया उसकी मजम्मत कर रहे हैं और उसको दहशतगर्दी करार दे रहे हैं। तो फिर ये कैसे तवक्को की जा सकती है कि जनाब ये
जो दहशत गर्दी है इसको कोई आलमी सतह पे जवाब मिल सकता है, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। और फिर एक और बात जो है, ये जो हमारे DGSPR ने एक बात की है, उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये इस वाकया से जो गेम रूल्स हैं वो तब्दील हो गए। गेम रूल्स तब्दील होने का क्या मतलब है? मतलब जो मुझे समझ आ रही है वो तो यही है कि जनाब ये इनके जो सहूलतकार हैं, जो सोशल मीडिया पे इस ऑपरेशन के हवाले से पाकिस्तानी फौज और रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बकवासियात के मुर्तकब हो रहे थे, जो इनके सहूलतकार हैं, ये भी बताया गया कि सैटेलाइट फोन के जरिए ये जो बैरूनी इनके सहूलतकार थे उनके साथ राब्तों में भी थे। ये कल भी मैंने अर्ज किया था कि वहां तो सिग्नल नहीं आते मोबाइल फोन के, तो ये सैटेलाइट फोन इस्तेमाल कर रहे हैं। यही DGSPR ने ये बात की है। तो ये जो लोग हैं ना, ये रू रायत जो है ना, इसको आप भूल जाएं। अब जो हुकूमत कर, मैंने कहा ना जनाब, जो हमारी मुसल्लह अफवाज के सरबराह हैं वो फौरी तौर पर आपस में राब्ते में आ गए थे। अब ये जो ऑपरेशन है ना, ये बेरहमाना ऑपरेशन होगा, ये ब्रूटल किस्म का ऑपरेशन होगा। ये रूल रायत जो है ना, इसको भूल जाएं। ये जो सहूलतकार हैं, जो भी लोग इनकी हमायत कर रहे हैं या बलूचिस्तान कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरी इतला के मुताबिक ये ऑपरेशन इतना तेज होगा कि इनको होश में आने का या संभलने का मौका नहीं मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने भी अजलास तलब कर लिया हुआ है, कोयटा में आज अजलास हो रहा है, उसमें अस्करी क़यादत जो है वो भी शरीक होगी, ब्रीफिंग भी दी जाएगी वज़ीर-ए-आज़म को, और फिर मुस्तकिल में ऐसे मामला से और दहशत गर्दी से निपटने के लिए जो लाहे अमल है वो भी तैयार किया जाएगा, उनके सामने रखा जाएगा। तमाम जो पहलू हैं वो उनके सामने जो हैं वो रखे जाएंगे। और दूसरी जो DGSPR ने बात की है ना, उन्होंने ये कहा है, ये देखें, ये जो ना PTI वाले, उधर इतना बड़ा सानिया हो गया, 440 लोग दहशत गर्दों के हाथों जो है वो यरगमाल है, और ये इमरान खान साहब और PTI जो है इसको अपनी पड़ी हुई है। जनाब मौलाना से इत्तेहाद कैसे करना है, मौलाना को क्या सहूलतें देनी है, मौलाना से क्या सहूलतें लेनी है, कैसे उनको एंगेज करना है, मुआहदा कैसे होगा, ईद से पहले पहले जनाब उसके खद्दोखाल तैयार हो जाएंगे। ये PTI वाले इस काम में लगे हुए हैं। पूरी कौम देख रही है, परेशान है कि वहां क्या हो रहा है। और ये लोग जो है, इनका जो सोशल मीडिया है, इनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, वो वही जुबान बोल रहे हैं जो BLA बोल रही है। सोशल मीडिया देख लें उठा के आप, जो भारतीय मीडिया बातें कर रहा है, और इनके जो बाहर भगोड़े हैं उनकी जुबान देख लें। जितने भी आप देखेंगे सोशल मीडिया पे अकाउंट्स जिन्होंने BLA की जुबान बोली हुई है, उनके ताने बाने जाके जो PTI का सोशल मीडिया है उससे मिलते हैं। और दूसरी जो अहमद शरीफ लेफ्टिनेंट जनरल जो है DGSPR, उन्होंने जो बात की है कि जनाब ये जो फेक वीडियोस, पुरानी वीडियोस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाई गई वीडियोस जो हैं ये भारतीय मीडिया पे नशर की गई, और फिर इससे ये भी पता चलता है, और यही इन्होंने वही चीजें उन्होंने इस्तेमाल की, वही चीजें इन्होंने इस्तेमाल की। वो कहते हैं जनाब इससे दहशत गर्दों और उनके आकाओं का जो गठजोड़ है उसका पता चलता है। अब जो आकाओं के सहूलतकार बने हुए हैं, अफगानिस्तान से भी उन्होंने कहा है कि भाई साहब बार बार हम कह रहे हैं कि अपनी सरजमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें, लेकिन इनके ताने बाने भी अफगानिस्तान से मिलते हैं और फिर भारत के साथ जाके मिलते हैं। तो बहरहाल उन्होंने ये कहा है कि जनाब कुछ अनासर, हमारे यहाँ जो अनासर हैं वो इक़्तिदार की हवस में ना कौमी मफाद को भी भेंट चढ़ा रहे हैं, और वो कहते हैं ये मखसूस जो अनासर है ना, सियासी अनासर, ये ऐसे हालात में जब कोई इफ्तार पड़ती है तो ये अपने सोशल मीडिया को एक्टिव कर लेते हैं। अब वो जेल में पड़ा हुआ है और उसका सोशल मीडिया जो है वो बाहर एक्टिव है। ये सारी सूरत हाल जो है, और मैं ये पेशगोई कर सकता हूँ जो अपनी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे कि ये जो सहूलतकार हैं, ये जो सोशल मीडिया भी एक्टिव हैं, और ये जो इस तरह की कार्रवाई BLA वगैरह कर रहे हैं, इनकी जो सहूलतकारी कर रहे हैं,
ان کے خلاف تیز تر آپریشن ہوگا، تیز ترین بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اور بروٹل قسم کا آپریشن ہوگا. رو رعایت مذاکرات، یہ اگر مذاکرات کرنے ہوتے، کوئی رو رعایت کرنی ہوتی تو وہ 440 مسافر جو ہیں ان کو بچانے کے لیے ان کے پاس ایک جواز تھا کہ جناب انسانی ہمدردی میں، انسانی جانوں کے زیاں سے بچنے کے لیے ہم نے جناب ان سے مذاکرات کیے ہیں، ان کی بات سنی ہے، ان کو انگیج کرنے کی کوشش کی ہے. ان کے نہیں، مذاکرات مذوکرات دنال انگیج کوئی نہیں کرنا، انہوں اسی زبان سے جواب دینا. اگر وہ انسانیت، اخلاقیات اور ملکی مفاد سے بالا تر ہو کر دہشت گردی پھیلا رہے ہیں تو پھر دوسری طرف سے یہ کیسے توقع کی جا سکتی ہے؟ وہ کہتے ہیں نا گیم رولز چینج ہو گئے ہیں، وہ گیم رولز یہی ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں. اور پھر جو یہاں ایک اور مسئلہ بنا ہو، ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ موضوع سے میں دوسری طرف جا رہا ہوں کہ یہاں یہ عدلیہ کے اندر جو گروپ بندی ہوئی ہے، اس حوالے سے یہ تبادلے ہوئے ہیں، کوئی جو فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی ہے وہاں، تو ان تبادلوں کے حوالے سے بھی ہمارے جو رپورٹرز ہیں، ہمارے جو میڈیا ہے وہ دیکھ رہا ہے. ڈیپوٹیشن پہ کچھ لوگ جو ہیں، جو پنجاب جوڈیشری ہے وہاں ٹرانسفر ہو کے گئے تھے. اب 5 ڈائریکٹر جو ہیں، جب 5 جوڈیشل اکیڈمی کے جو افسر ہیں ان کو واپس بھیج دیا گیا ہے پنجاب جوڈیشری میں، ان کی خدمات واپس کر دی گئی ہیں لاہور ہائی کورٹ کو. تو اب یہ بھی دیکھنا پڑ رہا ہے کہ جناب یہ لوگ کون لے کے گیا تھا وہاں پہ، اور اب جوڈیشل اکیڈمی کا انچارج کون ہے. یہ بھی خبریں بن رہی ہیں سر، ماضی میں کبھی ایسے نہیں ہوا. اب خبر یہ ہے کہ جو 5 ڈائریکٹر یا جو افسران ہیں جوڈیشل اکیڈمی کے جو واپس کیے گئے ہیں، یہ لوگ جو تھے اس وقت وہاں تعینات ہوئے تھے جب جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اس کے انچارج تھے جوڈیشل اکیڈمی کے، اور ان کی ریکمنڈیشن پہ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے ان کے وہاں تقرر کی منظوری دی تھی. اب وہ کہتے ہیں نا وہ ان کے آدمی تھے، منصور علی شاہ صاحب کی ریکمنڈیشن پہ آئے تھے. اب وہاں انچارج جو ہیں وہ مسٹر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں، تو انہوں نے جناب یہ لوگ جو ہیں ان کی خدمات واپس کر دی. یہ 5 لوگ بیان کیے جائیں. ایک تو جزیلہ اسلم صاحب ہیں جو رجسٹرار رہی ہیں سپریم کورٹ کی، ان کی خدمات پنجاب حکومت کے حوالے کر دی گئی ہیں. پھر کچھ ایڈیشنل سیشن ججز ہیں جن میں عامر منیر صاحب ہیں، ڈاکٹر رائے محمد خان صاحب ہیں، راجہ جہاں-زیب اختر صاحب ہیں، اور شازیہ منور مخدوم، یہ سول جج ہیں. اب جو میری اطلاع ہے نا کہ جب یہ اکتوبر 2023 میں منصور علی شاہ صاحب کی سفارش پہ وہاں 5 لوگ گئے تھے نا، تو وہاں ان میں افشاں اعجاز صوفی صاحبہ بھی تھی اور نذیر احمد سہیل بھی تھی. یہ لوگ واپس نہیں کیے گئے. تو پھر یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں جناب اس وجہ سے واپس کر دیے گئے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب نے ان کو ریکمینڈ کیا تھا. اور دوسری خبر یہ ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں انہوں نے چند دن پہلے جو ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے، ان کے اعزاز میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا تھا چیف جسٹس ہاؤس میں. تو خبر یہ ہے کہ دیکھیں ہم خبریں کیسے ڈھونڈتے ہیں کہ وہاں کون آیا تھا، وہاں کون نہیں آیا تھا، کس کو دعوت دی گئی تھی، کس کو دعوت نہیں دی گئی. اب پتہ یہ چلا ہے کہ اس افطار ڈنر میں جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب بھی موجود نہیں تھے اور جسٹس اطرم نلہ صاحب بھی موجود نہیں تھے. اب پتہ یہ چلا ہے کہ جناب انہیں دعوت ہی نہیں دی گئی. اور ایک خبر یہ ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز جنہوں نے سینیارٹی کا حوالہ ایشو جو ہے اس کو چیلنج کیا ہوا ہے، سپریم کورٹ میں بھی انہوں نے پٹیشن ڈال دی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں جناب وہاں کو جو چیف جسٹس ہیں سرفراز ڈوگر صاحب وہ سینئر ترین نہیں بنتے. وہ ایشو آپ کو پتہ ہے کیا ایشو ہے؟ جو دیگر ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہو کے 3 جج گئے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب وہ جونیئر ہوں گے ہم سے. وہ والے جو 5 جج ہیں وہ بھی اس افطار ڈنر میں موجود نہیں تھے، اور ان کے بارے میں بھی یہی پتہ چلا ہے کہ انہیں دعوت نامہ نہیں بھیجا گیا تھا، دعوت نہیں دی گئی تھی ان کو. ان 5 ججوں کا تو چلو سمجھ میں آتا ہے کہ دعوت نہ دینا، کیونکہ یہ اب سپریم کورٹ میں پٹیشن لے کے گئے ہوئے ہیں اور اس میں فریق ہیں، اور جن ججوں نے ان کے کیس کی سماعت کرنی ہے وہ اس عشائیہ میں موجود تھے. تو ظاہر ہے مدعی کو تو ججوں کے ساتھ نہیں بٹھایا جا سکتا. یہ تو بات کسی حد تک سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ اطرم نلہ اور منصور علی شاہ صاحب والا جو معاملہ ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ انہیں کیوں انوائٹ نہیں کیا گیا، یا پھر
یہ ان کو انوائٹ کیا گیا تھا اور یہ نہیں گئے. دیکھیں آگے جا کے جناب کیا مستقبل ہوتا ہے. جو دھڑا بندی ہو گئی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں. اور پھر دہشت گردوں والی بات میں نے بتا دی ہے کہ وہ جو گیم رولز ہیں وہ ہو گئے ہیں تبدیل, اور تیز ترین آپریشن جو ہے آپ ہوتا ہوا دیکھیں گے. کوئی رعایت کوئی روح رعایت نہیں ہوگی دہشت گردوں کے ساتھ, نہ سہولت کاروں کے ساتھ. یہ سوشل میڈیا والے بھول جائیں کہ جناب یہ بیٹھ کے اس طرح کر سکتے ہیں جیسے وہ کر رہے ہیں, وہ بھی نہیں کرنے دیں گے. یہ پچھتائیں گے سارے لوگ. میں پورے وثوق کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. اب دیجیے مجھے اجازت, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے بھی علاق کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر, مجھ پر, ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.